वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने लगे हैं अपना नया चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसकी बहुत सी बातें आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर ली है। चैप्टर का नाम है बेटा एवरेज ड्यू डेट। पेज नंबर 184 184 आप लोग अपने बुकलेट नंबर 2 में खोल लीजिए। उससे पहले मैं आपको एवरेज ड्यू डेट के कंसेप्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। सर ये कंसेप्ट क्या है एवरेज ड्यू डेट? देखिए बेटा, ये सारा कंसेप्ट है पीरियोडिक स्टेटमेंट का। 1 2 3 4, ठीक। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक बार में पैसा दे देते हैं, किसी को लोन दे देते हैं और उसे इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर करना शुरू कर देते हैं, ठीक। कई बार यह भी होता है कि हम किसी को इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे देते हैं और एक बार में सारा का सारा रिकवर कर देते हैं। अब अगर कोई इंसान आपको रिकवरी का पैसा एक साथ देना चाहता है, चाहे थोड़ा पहले, ठीक, वैसे यहां पे पॉसिबल नहीं क्योंकि यहां पे अभी एडवांसमेंट हुई है, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, तो होता क्या है, आप लोगों को एक बेसिक एवरेज डेट निकालनी पड़ती है। उस डेट का फायदा आपको यह रहता है बेटा कि अगर उस डेट से पहले पैसा आ जाता है तो सामने वाला डिस्काउंट या रिबेट का हकदार है, और अगर पैसा उससे लेट जाता है तो दैट मींस आपको वहां से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना चाहिए। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक से ज्यादा हो तो एक बेसिक डेट निकालने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। अपने नोट्स को रेफर कीजिए। एवरेज ड्यू डेट कहां कहां फॉलो हो सकती है? For calculating interest on drawings to partners where the amount is lent in various installments and where the amount is lent in one installment। जब अमाउंट लेंट करी गई है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में, जो हमारा नीचे वाला केस था, और जब एक बार में सारी कर दी जाती है, जो हमारा पहले वाला केस था, ऊपर वाला केस था, ठीक। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोगों ने इसके रिलेटेड कुछ चीजों को पहले भी कंसेप्ट में कर रखा है। मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं बेटा। तो यहां पे क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट यूजुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आती है, तो यहां पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सारी धाराएं लगेंगी, और जिसका मतलब यह है कि अगर ड्यू डेट फॉल कर रही है एक स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक डेट की बात करी गई है तो स्पेसिफिक डेट ही रहेगी। अदरवाइज जो भी डेट निकलेगी उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस जो है वो हमें मिलेंगे, 3 दिन जो है हमें एक्स्ट्रा वो मिलेंगे। इसमें भी वही कंसेप्ट है कि अगर जो ड्यू डेट जो हमारे सामने आ रही है वो एक अगर हम बोल सकते हैं ये चीज कि अगर वो एक पब्लिक हॉलिडे है तो दैट मींस प्रिसाइडिंग डे, ठीक। और अगर प्रिसाइडिंग डे भी एक पब्लिक हॉलिडे है तो उससे पिछला दिन। लेकिन अगर वो कोई इमरजेंसी हॉलिडे है तो नेक्स्ट डे। ये कंसेप्ट जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा था वैसे ही है। अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप सीधा थर्ड पॉइंट में आ जाइए, थर्ड बुलेट पे आ जाइए। वेयर अ पर्सन ओइंग सेवरल अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स डिजायर्स टू पे द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम और हर ऑन अ पर्टिकुलर डेट सो दैट नाइदर द डेटर नॉर द क्रेडिटर स्टैंड्स टू लूज और गेन एनीथिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, दैट डेट इज नोन एज एवरेज ड्यू डेट। बेटा ये जो आपकी एवरेज ड्यू डेट निकलेगी, जिसे हम एडीडी भी बोल देते हैं, ठीक, ये ऐसा दिन होगा, ऐसी बीच की डेट होगी कि अगर इससे आगे गए, ठीक, तो मे भी क्रेडिटर को एक्स्ट्रा पैसा मिले और डेटर को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़े, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा जो नहीं बनता, और क्रेडिटर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गेन करेगा जो नहीं बनता। मतलब कि ये एक ऐसी तारीख है जिसमें आप लोग ऐसे लोगों की बात करते हैं, ऐसी डेट की बात करते हैं जो
आपको जितना बनता है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट दिलवाए, उसे हम एवरेज ड्यू डेट बोल देते हैं। यही हमारे सामने जो है वो पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, average due date is weighted average of due dates of various transactions where the amount of each transaction is used as weight. The unique feature of approach is that the party making payment neither suffers any loss nor gains anything by this arrangement of making in a single payment. अगर देखो बेटा, अगर सपोज तुमने जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो यहाँ पे सारी खत्म करनी थी, राइट, हमने यहाँ पे सारी रिकवरी पे करनी थी, लेकिन वो क्या हुआ, तुम लोगों ने सारा पैसा जो है यहीं पे मतलब कुछ टाइम पहले ही पे ऑफ कर दिया। तो एवरेज ड्यू डेट के साथ तुम एक ऐसी अमाउंट है, ऐसी डेट निकाल लोगे कि अगर वो डेट जो पर्टिकुलरली है, अगर वो डेट आप लोगों की अगर उस डेट से पहले पहले या उस डेट को अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो ना ही आपको कोई फालतू का फायदा होगा और ना ही कोई आपका फालतू का नुकसान होगा। जो जायज या जो वाजिब पैसे बनते थे सिर्फ आपको वही पे करने पड़ेंगे। इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल के साथ भी जो है वो एक बार समझेंगे। अभी बेटा जब हम लोगों ने ड्यू डेट कंसिडर करनी है, ठीक है ना, तो यहां पे ये चीज बता रखी है। सबसे पहले तो आपके सामने है पेज नंबर 185 के ऊपर कंसेप्ट ऑफ ड्यू डेट। कंसेप्ट ऑफ ड्यू डेट में सबसे पहले कंसेप्ट में आपको ये बता रखा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगेगा और साथ में 3 डेज ऑफ ग्रेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। दूसरे कंसेप्ट में आपको यह बता रखा है कि बिल जो भी है आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है, तो उसके बाद अगर सपोज आपको बोल रखा है कि ये पर्टिकुलर मंथ का एक बिल है, जैसे सपोज कीजिए ये फेब मंथ के लिए, इसमें जो है वो फेब मंथ इसके जो है वो ड्यू डेट है, तो फेब जो है वो हम मान के चलते हैं 28 की होगी, तो 28 फेब शुड बी द लास्ट डे। तो अगर आपसे पूछेंगे कि भैया पीरियड ऑफ बिल क्या है, पीरियड ऑफ बिल क्या है, अब हमें पता है कि सर जो पीरियड ऑफ बिल है वो तो 28 फेब को जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें साथ ही में ये चीज भी पता है कि सर इस 28 फेब में 3 डेज जो है वो ऐड होने चाहिए, राइट। तो हमारी जो डेट बन जाएगी वो बन जाएगी 3rd ऑफ मार्च। अब कुल मिला के यहां पे ये बात समझाई जा रही है कि अगर तुमसे कोई बोले कि पीरियड ऑफ बिल जो है वो तो अप टू फेब होना चाहिए था, तब तुम उसे बोलोगे कि भैया ये अप टू फेब नहीं है, ये अप टू 3rd मार्च है, और हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, हम फॉलो कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसकी धाराओं के तहत हम लोग इस तारीख को 3rd मार्च बना रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि जब ड्यू डेट एक हॉलीडे है तो तुमने क्या करना है, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं बेटा कि अगर तो पब्लिक हॉलीडे है तो इन दैट केस प्रीसीडिंग बिजनेस डे, और प्रीसीडिंग डे भी अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उससे पिछला दिन, ठीक। अगर इमरजेंसी और अनफोर्सीन हॉलीडे है तो नेक्स्ट हॉलीडे डे। ये चीज आपके चार्ट में बनी हुई है। अब बेटा जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो हमें केस वाइज करने हैं। सबसे पहले तो केस 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो है वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व्ड। इसकी बेटा थ्योरी आपके नोट्स में बहुत लिखी हुई है, तो उसमें ही आप लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक। मैं यहां पे जो है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक। अब होता क्या है जरा समझिए। एग्जाम्पल क्या चीज है कि जैसे हम लोग जब एवरेज ड्यू डेट हम लोगों ने निकालनी है, तो एवरेज ड्यू डेट की जो सारी कहानी है वो बेस डेट से शुरू होती है, ठीक। क्योंकि इसका नाम एवरेज है तो ये एवरेज जो मेथड है ये वेटेड एवरेज फॉलो करता है बेटा। इसको आप नीचे नोट बनाकर लिख लेना। हियर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज there is no need to assign
particular weights to any transaction amount due on each transaction is the weight of that particular transaction. इसे बना दीजिए बुलेट नंबर 1। फिर बुलेट नंबर 2, इसे बेटा नोट में लिखना आप वेटेड एवरेज के लिए। These amounts are multiplied with the number of days which is calculated from base date to due date। इन दो बुलेट्स में बेटा मैंने आपको पूरी एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी सिखाई है। सबसे पहले तो हमें यहां पे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पर्टिकुलर वेट्स असाइन करने की जरूरत नहीं है। जितनी अमाउंट ड्यू है वही वेट्स हैं, जितनी अमाउंट ड्यू है वही वेट है, उसी के हिसाब से वेटेड एवरेज जो है वो निकलता है। लेकिन यहां पे जो हमारा अगली चीज आएगी उसमें क्या होता है कि हम लोगों को टोटल प्रोडक्ट्स के साथ जो है प्रोडक्ट मेथड यहां पे साथ में लगाना पड़ता है, उसके हिसाब से एवरेज निकलता है। तो यहां पे क्या चीज है समझने वाली कि प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। दीज अमाउंट्स, ये अमाउंट्स मतलब ड्यू अमाउंट्स की बात कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करा जाता है किसके साथ, नंबर ऑफ डेज के साथ। सर ये नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये कैलकुलेट होते हैं बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक के। अब बारी है बेस डेट की। बेस डेट, इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो डे। ठीक, it is usually the earliest due date or transaction date। कुछ भी हो सकता है बेटा, अर्लीएस्ट ड्यू डेट भी हो सकती है, अर्लीएस्ट ट्रांजैक्शन डेट भी हो सकता है। इन दोनों को जो है हम बेस डेट मान लेते हैं। सर आपने प्लस माइनस तो डाल दिया, इसमें आगे क्या करना है बेटा, ये तुम्हारे निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट्स को। ठीक, और ये यहां अमाउंट से जो है आपकी अमाउंट ड्यू निकलाएगी। तो यहां पे क्या हो जाता है आपका एवरेज जो निकालनी है हमने कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। बस इतना सा काम है बच्चों, एक्चुअल में बस इतना सा ही काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है एवरेज ड्यू डेट के कंसेप्ट में। तुम्हारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के साथ हो जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारे सामने। ठीक, इसे साथ साथ में देखते रहना, कुछ भी इससे बाहर होकर नहीं करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 187 सॉल्यूशन। अब आपके सामने आप देखिए 3 अमाउंट्स गिवन है। ठीक, 500 रुपया, और जो डेट है यही ड्यू डेट होगी हमारी। चलो लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में ड्यू डेट। जुलाई 3, फिर 800 रुपए, अगस्त 2,
और फिर 1000 रुपया सितंबर 11। अब देखिए हमें इस फॉर्मूला की फिटिंग करनी है, हमें चाहिए बेस डेट, हमें चाहिए टोटल प्रोडक्ट, हमें चाहिए टोटल अमाउंट। सर टोटल प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट के लिए तो हमें कोई टेबल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, लेकिन बेस डेट के लिए तो बनाने की जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या बोला, बेस डेट यूजुअली इज द अर्लीस्ट डेट, अर्लीस्ट ड्यू डेट और ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट कुछ केसेस में होती है, हम ड्यू डेट के हिसाब से करेंगे। तो अर्लीस्ट कौन सी है सर, जुलाई 3, तो इसको मैं मान लूं 0 डे और बेस डेट। तो बेटा मेरा फॉर्मूला जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, बेस डेट एडीडी मतलब एवरेज ड्यू डेट इज बेस डेट प्लस और माइनस माइनस अगर नेगेटिव में फिगर आ रही है इस वजह से लिखा जाता है टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल अमाउंट्स। इन दोनों के लिए हमें चाहिए टेबल। अब टेबल में क्या क्या चाहिए देखो, वर्किंग नोट बना दें इसका। नंबर 1, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे तो लिख ही लो। ड्यू डेट है, अमाउंट्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, चाहे नंबर ऑफ डेज पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट, फिर अमाउंट्स हैं, और फिर उसके बाद आपके सामने आ जाएगा मेक इट ए बी सी, जो डी हो जाएगा दैट विल बी बी इंटू सी। यही चीज बेटा देखो ये प्रोडक्ट वाली बात यहीं पे लिखवाई थी, द अमाउंट्स ड्यू आर मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डेज विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। हमने यही चीज लिखवाई थी बेटा। तो ड्यू डेट आपके सामने कौन कौन सी है, 3 जुलाई, उसके बाद है आपकी 2 अगस्त, उसके बाद है आपकी 11 सितंबर। नंबर ऑफ डेज जो हैं वो हमें हमेशा की तरह बेटा जैसे हम लोगों ने अकाउंट करंट में कैलकुलेट करे थे वैसे ही हमें इसमें कैलकुलेट करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करना, ठीक। तो अमाउंट जो है वो लिख लेते हैं 500 रुपया, 2 अगस्त की 800 रुपया, और फिर है 1000 रुपया। तो नंबर ऑफ डेज जो है फ्रॉम ड्यू डेट वो कितने कितने हैं, 3 जुलाई का तो चलो 0 ही आ जाएगा, 0 राइट। अब इसमें क्या होगा, अट्ठाईस दिन जुलाई के, ठीक, 31 में से 3 गए, 28 दिन जुलाई के, और अगस्त के जो है वो आ जाएंगे 2 दिन। तो कुल मिला के आपके यहां पे आ गए 30 डेज। और उसी तरह यहां पे जुलाई के 28, अगस्त के 31 और सितंबर के 11, 70 दिन, 70। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें टोटल ऑफ अमाउंट चाहिए सर, वो ऐसे ही मिल जाएगा, देखो हमें 2300 रुपए, और एक हमें चाहिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट से पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां पे आ गया 0, यहां पे आपका आ गया ये तो चलो सिंपल है 70,000, और ये वाला आपका हो गया 24,000। तो जो टोटल आपका बन गया वो बन गया 94,000। तो अब हमें यहां पे क्या क्या मिल गया सर, हमें क्या, हमें बेस डेट मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है सर 3 जुलाई। क्या हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है सर 94,000। और डिवाइड बाय, और साथ में क्या हमें नीचे टोटल ऑफ अमाउंट मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है सर। तो होगा क्या 94,000 प्लस 2300, सॉरी डिवाइड बाय 2300, ये आपके आगे 40.8 डेज, ठीक।
लेकिन हम नेक्स्ट डे पे राउंड ऑफ कर देंगे 41 डेज और अब ब्रैकेट में लिख देंगे 40.8 डेज। तो इसमें कैसे हो गया आपका 41 डेज ऐड करने के बाद 28 दिन तो आपके जुलाई में ही चले गए, 40 में से 28 गए, तो आपके पास जो डेट आएगी वो आएगी 13th ऑफ अगस्त। सर क्या इसमें भी डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। डेज ऑफ ग्रेस तुमने यहां पे ऑलरेडी इसका कंसेप्ट साथ में ले लिया होगा, अब तुम्हें अलग से दोबारा से वहां पे जो डेज ऑफ ग्रेस हैं वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही 15 अगस्त हो जाती, ठीक, तो तुम उसे कर देते 14 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त इज अ प्लान्ड हॉलीडे, तो उसको इसी हिसाब से तुम्हें जो करना है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है ये 188। The following amounts are due to X and by Y and Y wants to pay off on 18th March। उसके बाद पहली ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन है 14 जुलाई। अब ये बेटा कहानी है, मैं हमेशा बोलता हूं अकाउंट से क्वेश्चन आपके सामने कहानियां लेके आते हैं। X और Y में ट्रांजैक्शन चल रही थी, ड्यू डेट्स गिवन है, राइट, जैसे इसमें गिवन है, अमाउंट्स भी गिवन है जैसे इसमें गिवन है। तो नया पंगा क्या है? नया पंगा ये है कि बेटा वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दे रहा हूं, या तो मैं 18 मार्च को पेमेंट करूंगा या मैं करूंगा 14 जुलाई को। अब हमें एवरेज ड्यू डेट निकाल के ये चीज चेक करनी है कि अगर 18 मार्च को वो पेमेंट करता है, क्या वो एवरेज ड्यू डेट के बाद है या पहले है? क्योंकि अगर तो है बाद में, ठीक, अगर है बाद में तो हम उसे एक्स्ट्रा ब्याज लेंगे, और अगर है पहले तो हम उसे रिबेट देंगे। सेम इज द केस फॉर 14th ऑफ जुलाई। तो हमें सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट जो हमें करना है वो ये करना है कि एवरेज ड्यू डेट कौन सी फॉल करती है। जरा पढ़िए एक बार इसको। तो यहां पे आपके सामने जो ड्यू डेट्स गिवन हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है 10th जनवरी, 26 जनवरी, यहीं पे लिख लेते हैं ड्यू डेट। 26 जनवरी मेरे सामने है तो मैं पहले वही वाली लिख दूंगा एक्चुअल बना के। 10th जन,
26 जैन, हम लिख दे एज पर क्वेश्चन। ठीक, 23 मार्च, और आपके सामने है 18 अगस्त। ठीक, बेटा ये ड्यू डेट्स के साथ मैं अमाउंट्स लिख देता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 26 जनवरी है और 18 अगस्त का संडे है, तो ये दोनों ड्यू डेट्स मैं नहीं मान सकता। इनसे प्रीसीडिंग डे जो है वो हम लोग ड्यू डेट जो है वो मान के चलेंगे। तो यहां पे आ जाएगी आपकी ड्यू डेट एक्चुअल 10th जैन की एज इट इज। ये पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसाइडिंग डे 25 जैन, 23 मार्च, और यहां पे आपके आ जाएगी 17 अगस्त। ठीक, अब दूसरा मेरा काम क्या है, देखिए हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी का सब कुछ वहां पे डिलीट कर देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, कुछ नहीं है, ये ब्लैंक्स तो नहीं बोल सकते, बट जस्ट फिल द फॉर्मूला, वही चीज है। बेस डेट चाहिए, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बेस डेट ढूंढेंगे, और बेस डेट मुझे चाहिए अर्लीस्ट डे। तो अर्लीस्ट डे मैं इधर में से देख लेता हूं, और इधर में से अर्लीस्ट डे मेरे सामने 10th जनवरी आ रहा है, तो बेस डेट मुझे मिल चुकी है, दैट इज 10th जनवरी। ठीक, तो यहां पे अब साथ ही में आ जाएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, या फ्रॉम 10th जनवरी भी आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो 10th जैन है तो यहां पे तो 0 ही हो गया। ठीक, 25 में से 10 गए, यहां पे 15 दिन हो गए। अब 23 मार्च है तो कैसे आएगा ये, 31 में से 10, 21 दिन आपके जनवरी के। फरवरी, ये साल क्या इसमें बता रखा है बेटा, आपको ईयर भी चेक करना पड़ेगा। अगर ईयर जो है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर, तो फरवरी के 29 लेने हैं, अदरवाइज 28। तो यहाँ पे हम लोग 28 ही मान के चलते हैं, क्योंकि ईयर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। और 23 दिन जो हैं वो आपके मार्च के होगा, 21 + 28 + 23, 72 डेज। और क्वेश्चन ने भी इसको लीप ईयर नहीं माना है। तो अगस्त के लिए क्या क्या हो जाएगा आपका, 21 दिन जनवरी के, 28 फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त के 17। इट्स 21 + 28, 31, 30, 31, 30, 31 और 17, 219 दिन बनते हैं इसके। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारे सामने चीज है वो कौन सी है सर, टोटल ऑफ अमाउंट्स। तो टोटल ऑफ अमाउंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से जो हमें क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन हैं कौन कौन सी हैं वो, $500 है, 1000 है, 3000 है, 500, 1000, 3000, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4000। इसको A मान लो, इसको B मान लो, और C = A × यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल, या टोटल नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ अमाउंट्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। सबसे पहले 0, 15,000, 72 × 3000, 2,16,000, 4000 × 219, 8,76,000,
दोनों का टोटल 8500 यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11,07,000। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ये रहा हमारा 11,07,000, और जो अमाउंट्स का टोटल है वो आ रहा है 8500 डिवाइड बाई 8500। तो ये 130 दिन बन रहे हैं, हम 131 मान के चलते हैं। 131 डेज 10th जनवरी में ऐड करना है। अब सर इसकी एडिशन कैसे किया करें, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए डिडक्शन वे में हमें चलना है। देखो ये करके नहीं तुम्हें दिखाना, ये सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए है कि अब हमें पता है जनवरी के रिमेनिंग डेज हैं 21, राइट। तो 21 डेज जो रिमेनिंग हैं, तो आपने यहां से पहले तो 21 जो है वो जनवरी के डिडक्ट कर देने, जितने रिमेनिंग डेज हैं सबसे पहले तो वो निकाल दो। उसके बाद मंथ वाइज जो है वो तुम्हारा काम चलेगा। 21 दिन निकल गए, ठीक। फिर फरवरी के निकल गए 28, फिर उसके बाद जो है वो तुम्हारे मार्च के निकल गए 31, अप्रैल के 30, अब पीछे बचे 21 दिन। कैलकुलेटर में तुम्हारे शो हो रहा है पीछे बचे 21 दिन, तो मतलब 21 दिन का कोई महीना होता ही नहीं है। तो जो बाकी के दिन हैं वो सारे के सारे तुम्हारे चले गए किसमें, मई में। और जो हमारी डेट बन गई वो क्या बन गई, यही वाली, दैट इज 21 मई। एक कैलकुलेशन का तरीका है बेटा, ये तुम्हें करके दिखाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कैलकुलेटर पे डिडक्ट करते जाना है कि 131 में से 21 दिन जनवरी ले गया, अगले 28 फरवरी ले गया, फिर 31 मार्च ले गया, फिर 30 अप्रैल के ले गया, और फिर जो 21 दिन है वो मई ले गया। तो दैट मीन्स जो हमारी ड्यू डेट बन गई वो है 21 मई। एवरेज ड्यू डेट जो है वो हमारी 21 मई आ गई। अब यहां पे साथ ही में हमारे सामने क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सर? बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोगों को अभी इसके पार्ट सॉल्व करने हैं। अब देखो केस ए में क्या हो रहा है। केस ए में जो पेमेंट डे है, पेमेंट डेट है वो है कितनी, 18 मार्च। एवरेज बेसिस पे 21 मई को पेमेंट करनी थी, अगर वो उससे पहले करेगा, अगर पेमेंट इस तारीख से पहले होगी तो मिस्टर वाई को डिस्काउंट मिलेगा। अगर लेट होगी तो इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पड़ेगा, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब पेमेंट डेट जो है वो 18 मार्च है, तो अब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 18th मार्च टू 21 में। अब बेटा देखिए 18 मार्च पेमेंट हो ही गई, तो हमें जो दिन कैलकुलेट करने शुरू करने हैं वो आगे से शुरू करने हैं। तो कैसे आएंगे, मार्च के आपके आ जाएंगे 13 डेज, कैसे है 31 माइनस 18 करके, ठीक। उसके बाद फरवरी है
तो फेब के हम लोग मान के चलते हैं 28 डेज, 28 डेज। और फिर आपके सामने है मार्च, सॉरी मैं बैकवर्ड से चला गया, अप्रैल, उसके आपके आ जाएंगे 30 डेज। फिर आपके आ जाएंगे मई के कितने दिन सर? 21 डेज। तो इसका जो टोटल आपका बन रहा है वो बन रहा है 64, मतलब 64 डेज का उसको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, डिस्काउंट टू मिस्टर वाई, अमाउंट कितनी पेमेंट करनी है उसको? 8500, राइट। टोटल अमाउंट ड्यू इनटू डेज बिफोर एडीडी, ठीक, डिवाइड बाय 365, क्योंकि ऊपर डेज हैं तो नीचे 365 आ जाएगा, इनटू रेट अपॉन 100। तो टोटल अमाउंट ड्यू थी 8500 आपकी, जो आपको क्वेश्चन में यहां पे गिवन है, ठीक। और इस पेमेंट को वो पहले करने को तैयार है। नंबर ऑफ डेज जो है हमने अभी कैलकुलेट कर रहे हैं 64 डिवाइड बाय 365 इनटू रेट, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 8% पर एनम, पर एनम गिवन है, इसी वजह से बेटा नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट यहां पे आ रहा है। तो ये टोटल हो गया आपका 500 इंटू 64 डिवाइड बाय 365 इंटू 8%। तो लगभग जो है वो 119 रुपए 20 पैसे का आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। केस बी में क्या है? केस बी, जो पेमेंट डे है वो आपकी आ रही है 14 जुलाई, ठीक। तो 14 जुलाई है। 14 जुलाई में अब जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पीरियड कितना हो गया? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पीरियड हो गया 21 मई टू 14 जुलाई। अब इसमें क्या होगा देखिए, मई के हो जाएंगे आपके 10 डेज, क्योंकि 21वें दिन को अगर पेमेंट हो जाती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 31 में से 21 चला गया, प्लस जून 30 दिन, प्लस जुलाई के 14 दिन, 54 डेज। तो इंटरेस्ट जो है वो यहां पे कितना पड़ता? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसलिए मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि अदरवाइज इंटरेस्ट पड़ता ही ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका फिर से वही अमाउंट ड्यू या टोटल अमाउंट ड्यू इनटू डिवाइड बाय 365 इनटू रेट अपॉन 100। टोटल अमाउंट जो आपकी ड्यू है वो है 8500, इसके ऊपर आपको 54 डेज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डिवाइड बाय 8%। ₹100.60। तो अब जो है जो आपका मेन आंसर है वो है अमाउंट पेबल केस ए में, ब्रैकेट में लिख देना 18 मार्च। अगर वो बंदा 18 मार्च को पेमेंट करता है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी ₹8500
में से लेस करके 119 रुपए 20 पैसे। और अगर वो पेमेंट करता है केस बी में, दैट इज 14 जुलाई, तो उसे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 8500 में ऐड करना पड़ेगा 100 रुपया 60 पैसा। तो ये वाली फिगर 8600.60 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8500 माइनस 119.20 8380.80। ये हैं आपके मेन आंसर्स। इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बेटा इन्होंने जो डेज ले रखे हैं आप देखेंगे, उन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन डेट से वो ले लिया है इन्होंने, बेस डेट जो है वो एक ट्रांजैक्शन डेट को उठा लिया है। अगर आप लोग ड्यू डेट के अकॉर्डिंग भी करेंगे तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर नेक्स्ट, अगर हम 0 डेज ड्यू डेट से लेके करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने बेटा जैसे 10 अगस्त लिया हुआ है, आप 10 अगस्त ना लेकर नवंबर 13 लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक, उसके साथ 68 डेज निकल के आते हैं जो यहाँ पे 163 डेज है। जब भी डेज फ्रैक्शन में आएंगे तो नेक्स्ट डे पे उसको ले जाना, 67.2 है तो 68 बना दीजिए। तो यही चीज के साथ जो है आपके आंसर जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन 3 हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद वाली 4, 5, 6 बेटा बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन हैं, आप इनको कर सकते हैं अपने आप से। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को कोई डाउट होगा तो उसे मैं जरूर एंटरटेन करूंगा, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 2 पार्टीज की ट्रांजेक्शन समझा दूंगा और 3 वीडियोस में जो है वो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर या मे बी 2 वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम और पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।